गरीब माँ बेटी की होली। ये कहानी रामपुर नामक गांव में रहने वाले एक परिवार की है, जहां 10 साल की गीता अपने माता पिता के साथ रहती थी। गीता गांव में ही एक स्कूल में पढ़ती थी। एक शाम गीता स्कूल से घर आती है तो उसके घर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। इतने सारे लोग हमारे घर में क्या कर रहे हैं? गीता आगे जाती है तो देखती है कि उसके पिता जमीन पर पड़े थे और उसकी माँ जोर जोर से रो रही थी। गीता अपने पिता को देखकर बिलख बिलख कर रोने लगती है। उस बच्ची के सर से अचानक बाप का साया उठ गया था और इसका दुख वो सह नहीं पा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बेटा जा, आज स्कूल के लिए तैयार हो जा, तुझे स्कूल जाना है ना? नहीं माँ, मेरा मन नहीं है। बेटा ऐसा कैसे चलेगा? तेरे पिताजी चाहते थे कि तू पढ़ लिख कर आगे बढ़े। ठीक है माँ। अपनी माँ के कहने पर गीता स्कूल चली जाती है। अब मुझे भी कहीं जाकर कोई काम देखना होगा, तभी अपनी बेटी की जरूरतों को पूरा कर पाऊंगी। सुमन गांव में एक औरत के पास जाती है। बहन, गोपाल भाई कहाँ हैं? अरे यार, वो तो फैक्ट्री चले गए। क्यों, क्या हुआ? कुछ काम था क्या तुझे? बहन, मैं सोच रही हूँ कि फैक्ट्री में काम पर लग जाऊं। घर में एक भी रुपया नहीं है। अपना और अपनी बेटी का पेट कैसे भरूंगी? बात तो तू सही कह रही है। तू चिंता मत कर, ये शाम को आएंगे ना तो मैं इनको बोल दूंगी, ठीक है? गोपाल के बात करने से सुमन को उसी फैक्ट्री में काम मिल गया जहाँ अशोक काम करता था। अब से सुमन गीता को स्कूल भेजकर खुद फैक्ट्री जाने लगी, जिससे उसके घर का दाल रोटी का काम चल रहा था। और ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन, गीता बेटा, जल्दी मेरे साथ अस्पताल चल। काका, अस्पताल? पर क्यों, क्या हुआ? बेटा, तेरी माँ का फैक्ट्री में एक एक्सीडेंट हो गया है। वो फैक्ट्री में केमिकल लीक हो गया और वहाँ आग लग गई और तेरी माँ उस आग की चपेट में आ गई। डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं, तू जल्दी मेरे साथ चल। दोनों जल्दी से अस्पताल पहुँचते हैं। डॉक्टर, मेरी माँ ठीक तो है ना? हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। गोपाल जी, देखिए, हमने इनका इलाज तो कर दिया है, मगर इनकी आंखों में केमिकल जाने की वजह से इनकी आंखों की रोशनी चली गई है। ये सुनकर गीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। गोपाल भी गीता को देखकर रोने लगता है। हे भगवान, इस छोटी सी बच्ची पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गोपाल गीता को उसकी माँ के पास लेकर जाता है। माँ, माँ, ये सब क्या हो गया? पहले पापा मुझे छोड़कर चले गए और अब आपके साथ ये हादसा हो गया। गीता फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। कुछ दिनों के बाद सुमन अस्पताल से घर आ जाती है, लेकिन अब सुमन बहुत उदास रहती थी और वो हर समय रोती रहती थी। माँ, ये लो, मैंने आपके लिए अपने हाथों से चाय बनाई है और ये कुछ बिस्किट भी खा लो, आपको दवाई भी तो खानी है ना? तभी सुमन फिर से रोने लगती है। ये क्या माँ, आप फिर से रोने लगे? डॉक्टर ने आपको अपना ध्यान रखने को कहा है। आपकी आंखों के जख्म अभी कच्चे हैं। चलो जल्दी से रोना बंद करो। इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। नहीं माँ, आप ये सब मत सोचो। और वैसे भी आप ही तो कहती हो ना कि जीवन का नाम ही संघर्ष है। बस आप चाय पियो, मैं अभी गोपाल काका के पास से होकर आती हूँ। वो बोल रहे थे कि उनके पास मेरे लिए कुछ काम है, वो किसी से बात करेंगे। उसके बाद वो गोपाल काका के घर जाती है। आओ गीता बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वो रामू रंग वाले से मेरी बात हुई है। मैं तुम्हें रामू से होली के रंग दिलवा देता हूँ। अभी होली का समय आ रहा है, इस समय तुम रंग को बेचकर
बहुत पैसे कमा सकती हो बेटा। गोपाल काका, आप मेरे लिए इतना सोच रहे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर मुझे रामू काका से रंग मिल जाते हैं तो मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। उसके बाद गोपाल गीता को रामू से होली के रंग और कुछ पिचकारियां दिलवा देता है। अब गीता होली के रंगों और पिचकारियों को बेचने सड़क के किनारे बैठ जाती है। होली के लिए रंग ले लो, रंग। मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर गुलाल है, लाल, पीला, नीला, हरा। रंग ले लो, रंग। सुंदर सुंदर पिचकारियां ले लो। सुबह से शाम हो गई थी और गीता हर किसी को पुकार पुकार कर गुलाल खरीदने को कह रही थी। तभी सामने से एक औरत अपने पति और बच्चे के साथ वहां आती है। मैडम जी, होली के लिए गुलाल और पिचकारी ले लो, मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर गुलाल है। अरे नहीं लेने कोई रंग, जा आगे जाकर बैठ। माँ ले लो ना रंग, वो पिचकारी कितनी सुंदर है, मुझे वो लेनी है माँ। ए लड़की, ये पिचकारी और रंग कैसे दे रही हो? जी ये पिचकारी 50 रुपए की है और ये रंग 20 रुपए का है। क्या, इतनी महंगी पिचकारी? अरे ये तो बहुत महंगी है, 40 रुपए की देगी तो ही लूंगा, नहीं तो रहने दे। सुबह से कोई बिक्री नहीं हुई है अंकल जी। ठीक है, आप 40 रुपए में ही ले लो। उसके बाद गीता घर आ जाती है। गीता बेटा, आ गई तू? माँ, मैं आपके लिए रोटी और दाल लाई हूँ, लाओ मैं आपको अपने हाथों से खिला देती हूँ। मेरी फूल सी बच्ची पूरा दिन मेहनत करती है और मैं अपाहिज, तेरी कोई मदद नहीं कर पा रही। माँ, आप चिंता मत करो, आपको पता है कुछ दिनों में होली आ रही है, फिर देखना होली में मैं बहुत सारे रंग और पिचकारी बेचूंगी और इससे मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, जिससे मैं आपके लिए नई साड़ी खरीदूंगी। सुमन रोने लगती है और वो रोते रोते कहती है, कैसी माँ हूँ मैं, जिस उम्र में तुझे गुड़िया मांगनी चाहिए उस उम्र में तू मेरे लिए इतना सोच रही है मेरी बच्ची। माँ, मुझे कोई गुड़िया नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं और शहर के बड़े अस्पताल में आपकी आंखों का इलाज करवाना है। इन सब मुसीबतों में गीता का बचपन मानो कहीं खो गया था। वो हर रोज इसी उम्मीद में कि गुलाल और पिचकारी बेचने में उसे अच्छी बिक्री हो और वो घर में माँ के लिए कुछ खाने को लेकर जाए। एक दिन गीता एक मॉल के सामने बैठकर गुलाल और पिचकारी बेच रही थी। तभी वहाँ एक गाड़ी रुकी जिसमें से 15 साल का एक लड़का उतरता है। भैया, गुलाल ले लो, देखो मेरे पास कितनी सुंदर पिचकारी और गुलाल है। ड्राइवर, इस लड़की को दूर करो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। छी, कितनी बदबू आ रही है इससे। ड्राइवर गीता को उस लड़के से दूर करता है। फिर मेरे से तो बदबू नहीं आ रही, फिर इस लड़के ने ऐसा क्यों कहा? गीता यही सोचते हुए पीछे हट जाती है और दूर से ही लोगों को गुलाल बेचने लगती है, लेकिन अभी तक उसकी एक भी पिचकारी और गुलाल नहीं बिका था। हे भगवान, आज तो बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं माँ के लिए खाना कैसे लेकर जाऊंगी, और मुझे भी भूख लगी है। गीता पास ही से एक नल से पानी पीती है और उसी मॉल के सामने एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। गुलाल ले लो, गुलाल, रंग बिरंगे गुलाल और साथ में सुंदर सुंदर पिचकारी ले लो। गीता बहुत थक गई थी, इसलिए उस पेड़ के नीचे बैठे हुए उसे नींद आ जाती है। तभी उस मॉल से वही बिगड़ैल लड़का निकलता है जो उस समय गीता पर गुस्सा कर रहा था। अरे, ये गंदी लड़की यही है, इसे तो अभी मजा चखाता हूँ। वो लड़का गीता के सारे रंग और पिचकारी उठा लेता है और उसे अपनी गाड़ी में रखकर वहां से चला जाता है और रास्ते में एक नदी में फेंक देता है।
गीता की जब आंख खुलती है तो अपने रंग और पिचकारी गायब देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। अरे, मेरे सारे रंग और गुलाल, अरे मेरी पिचकारियां, ये सब कहाँ चले गए? हाँ, अब मैं क्या करूंगी? गीता रोते हुए अपने घर पहुंचती है। क्या हुआ गीता बेटा, तू क्यों रो रही है? गीता सारी बात अपनी माँ को बताती है। चुप हो जा मेरी बच्ची, वो गोपाल काका तुम्हें रामू अंकल से फिर से उधार रंग और पिचकारी दिला देंगे। फिर होली के बाद तुम उनके पैसे लौटा देना। दूसरी तरफ ड्राइवर उस घमंडी राहुल की हरकतों से बहुत परेशान था, इसलिए वो अपने मालिक ओम प्रकाश जी से सारी बात कह देता है। सर, राहुल बाबा बहुत बिगड़ गए हैं। आज उन्होंने मॉल के बाहर बैठी गरीब लड़की के सारे गुलाल और पिचकारी उठा लिए और उन्हें नदी में फेंक दिया। पता नहीं उस गरीब लड़की का कितना नुकसान हुआ होगा। राहुल, राहुल, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब हरकतें करते हुए? तुम्हें तो मैं बताता हूँ। ड्राइवर, तुम जाओ और मॉल के आसपास की दुकानों पर पता करो, शायद उस लड़की को कोई जानता हो। ड्राइवर वहां जाता है और गीता के बारे में सबसे पूछता है और उसके बारे में पता करता है। सर, बच्ची के घर के बारे में पता चल गया है। वो पास ही में एक बस्ती में रहती है। राहुल, मेरे साथ उस बच्ची के घर चलो और उससे माफी मांगो। ओम प्रकाश राहुल को लेकर गीता के घर पहुंचता है। वहां ओम प्रकाश गीता और उसकी माँ से मिलता है और बात करके उनकी हालत के बारे में उसे पता चलता है। आप चिंता मत करो बहन जी, मैं खुद एक आंखों का डॉक्टर हूँ। कल मेरा ड्राइवर आपको मेरे अस्पताल ले आएगा। मैं आपके कुछ टेस्ट करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है आपके ऑपरेशन से आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ड्राइवर अंकल। राहुल, चलो गीता से माफी मांगो। देखो ये कितनी मेहनत से अपने घर को संभाल रही है और तुमने क्या किया? सॉरी गीता, मुझे माफ कर दो। पापा, मैं प्रॉमिस करता हूँ अब से मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। अगले दिन सुमन को ड्राइवर अस्पताल ले जाता है और वहाँ ओम प्रकाश उसके कुछ टेस्ट करता है। फिर अगले ही दिन उसका ऑपरेशन हो जाता है और उसकी आंखों की रोशनी आ जाती है। अब सुमन ओम प्रकाश के अस्पताल में ही साफ सफाई का काम करना शुरू कर देती है और गीता फिर से स्कूल जाने लगती है। ये होली के गुलाल और पिचकारी गीता के जीवन में नई खुशियां भर देते हैं। आरव अपनी पत्नी और दादी के साथ सुबह नाश्ता कर रहा था। तभी आरव बोलता है, दादी, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस बार होली पर दीदी और जीजा जी को भी यहीं बुला लूं। सब साथ मिलकर होली मनाएंगे। बहुत नेक ख्याल है छोटे। आप रिया बिटिया और दामाद जी को आज ही फोन कर देना कि होली यहाँ सब इकट्ठे मनाएंगे। ठीक है दादी जी, मैं आज ही फोन कर देता हूँ। ये बात सुनकर चांदनी कुछ खुश नहीं लग रही थी। आरव अपने कमरे में जाता है तो चांदनी भी कमरे में चली जाती है और आरव से कहती है, मुझे कुछ कहना था आपसे। हाँ बोलो ना, क्या बात है? वो दीदी और जीजू को अपने परिवार के साथ वहाँ भी तो होली मनानी होगी ना। यहाँ हम सब है ना, हम साथ मिलकर होली मना लेंगे। जीजू और दी अपने परिवार के साथ वहाँ मना लेंगे। चांदनी, कैसी बात कर रही हो तुम? दी इस घर का भी सदस्य है। शादी के बाद ये हमारी पहली होली है, तो दी और जीजू भी हमारी पहली होली में हमारे साथ होने चाहिए ना। अच्छा, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ और वहीं से दी को फोन कर लूंगा। चांदनी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि उसे रिया के पति प्रतीक की नजर अच्छी नहीं लगती थी। होली से एक दिन पहले शाम को ही रिया और प्रतीक घर आ जाते हैं और दोनों दादी और आरव से मिलते हैं। उस समय दादी आरव के साथ बैठकर बातें कर रही थी और चांदनी किचन में कुछ काम कर रही थी। अरे चांदनी भाभी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। चांदनी बिटिया किचन में काम कर रही होगी। आप बैठो, मैं अभी आता हूँ। और प्रतीक किचन में जाता है। वहाँ चांदनी काम कर रही थी।
प्रतीक चांदनी को बुरी नजर से देखता है और चांदनी के बिल्कुल पीछे खड़ा हो जाता है। चांदनी को ऐसा महसूस होता है कि शायद उसका पति आरव इतने पास आकर खड़ा हुआ है। चांदनी बिना पीछे मुड़े बोलती है, आरव जी, आपको कुछ चाहिए क्या? तभी प्रतीक बिल्कुल उसके पास आकर कान में बोलता है, वो पानी चाहिए था, गला सूख रहा है। उसकी आवाज सुनकर चांदनी चौंक जाती है और जल्दी से पीछे हटती है। जीजा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, खुद ही तो साले साहब ने फोन करके बुलाया था कि होली पर आ जाओ, सब इकट्ठे होली मनाएंगे, और आप पूछ रही हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। आप बाहर जाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। जैसा आप कहो चांदनी जी। और प्रतीक चांदनी को देखता हुआ बाहर चला जाता है और चांदनी सबको पानी पिलाती है। फिर सब खाना खाते हैं और सब बातें करते हैं। कुछ समय बाद सब अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। क्या हुआ चांदनी, तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो सोते हैं, कल होली है, सुबह जल्दी उठना होगा। लेकिन चांदनी को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में प्रतीक की घटिया हरकतें चल रही थी। इनसे कुछ बोल भी नहीं सकती। रिया दीदी को इसकी घटिया हरकतों के बारे में पता चलेगा तो वो बेचारी भी टूट जाएंगी। ऐसे ही सुबह हो जाती है। आज होली का दिन था। घर के बाहर होली का पंडाल सजाया हुआ था और सब लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे और सब एक दूसरे को रंग लगा रहे थे और लोग डांस कर रहे थे। तभी दादी चांदनी से कहती है, चांदनी बिटिया, मैं अपना चश्मा कमरे में भूल कर आ गई हूँ, जाकर ले आओ तो जरा। जी दादी जी, अभी ले आती हूँ। और चांदनी घर के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ प्रतीक चांदनी को अंदर जाते हुए देखता है तो वो भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर चला जाता है। चांदनी दादी के कमरे में जाकर दादी का चश्मा ढूंढ रही थी। अरे, चश्मा तो किचन में रखा था। चांदनी बिटिया मेरे कमरे में ढूंढ रही होगी, मैं ही जाकर ले लेती हूँ। दूसरी तरफ चांदनी दादी के कमरे में चश्मा ढूंढ रही थी। कहाँ रख दिया दादी ने चश्मा? देखने के लिए तो यही बोला था। तभी पीछे से प्रतीक भी चुपके से अंदर आ जाता है और पीछे से चांदनी को कमर से पकड़ लेता है। आरव जी, ये क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। प्रतीक पीछे से चांदनी के मुंह पर रंग लगाता है और बोलता है, साले साहब तो नीचे होली खेल रहे हैं, आप हमारे साथ भी तो होली खेलिए ना, कब से आपको रंग लगाने का इंतजार कर रहे थे। तभी चांदनी प्रतीक की आवाज सुनकर घबरा जाती है और खुद को छुड़ाती है और पीछे हट जाती है। ये क्या बदतमीजी है, दूर रहो हमसे, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। अरे, आप तो डर गई, हम तो सिर्फ होली खेल रहे हैं, मैं तो बस रंग लगाने आया हूँ। और वो चांदनी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही प्रतीक चांदनी के पास आकर रंग लगाने लगता है, चांदनी प्रतीक के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारती है। कोशिश भी मत करना हमें छूने की। आपने हमें थप्पड़ मारा? इस घर के दामाद को थप्पड़ मारा? आज थप्पड़ मारा है, अगर मेरे पास आने की कोशिश भी की ना तो जान से मार दूंगी तुम्हें, समझे? मुझे जान से मारोगी? लो, कम से कम इस बहाने हमें टच तो करोगी। तभी दादी अपने कमरे की ओर आ रही थी और उनको प्रतीक की आवाज सुनाई देती है। ये दामाद जी किससे बातें कर रहे हैं? आओ मेरे पास, छुओ मुझे। आरव जी, आरव जी, आरव जी बचाओ, कोई है? कोई नहीं आएगा यहाँ, ना तुम्हारी आवाज वहां तक जाएगी, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी आवाज को। और साले साहब तो नीचे होली खेल रहे हैं, चलो ना हम दोनों यही होली खेलते हैं। प्रतीक, दूर रहो बिटिया से। दादी की आवाज सुनकर प्रतीक डर जाता है और पीछे देखता है। चांदनी प्रतीक को जोर से धक्का मारती है और उसे गिरा देती है और खुद दादी के पास भाग जाती है। दादी जी, वो जीजा जी मेरे साथ। और चांदनी दादी को पकड़कर रोने लगती है। चुप करो मेरी बच्ची, मैंने सब देख लिया है, इसको तो मैं बताती हूँ। दादी, ये देखो, चांदनी ने मुझे धक्का मारा। चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चांदनी बेटी के ऊपर गंदी नजर रखने की?
और दादी प्रतीक को जोर से थप्पड़ मारती है। अभी पुलिस को फोन करती हूँ। तुम समझते क्या हो? तुम ये सब करोगे और हम कुछ नहीं बोलेंगे। प्रतीक दादी के पैर पकड़ लेता है। दादी, मुझे माफ कर दो। वो नशे में पता नहीं क्या हो गया। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा दादी, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, चांदनी से मांगो, जिसके साथ तुम घटिया हरकतें कर रहे हो। और प्रतीक चांदनी से माफी मांगता है। चांदनी प्रतीक को माफ कर देती है। तुम हमारे दामाद हो इसलिए छोड़ रही हूँ। आगे से चांदनी बिटिया के आसपास भी दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जाओ यहाँ से और अपनी घटिया शक्ल को मत दिखाना। और दादी चांदनी को अपने साथ ले जाती है। तभी वहाँ आरव आ जाता है। दादी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे होली क्यों नहीं खेल रहे? तुम दोनों जाओ, अब मैं आराम करना चाहती हूँ बेटा। चांदनी आरव के गले लग जाती है। कुछ नहीं, वो दादी का चश्मा लेने आई थी। चलो बाहर चलो। और वो दोनों बाहर चले जाते हैं और होली मनाते हैं।